हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। हम जा रहे हैं स्टार्ट करने रेस्पायरेशन। सॉरी, मैं पिछले पार्ट में भूल गया था बताना कि भाई चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने कह दिया था चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है। मुझे लगा था वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, इसलिए मैंने कह दिया चैप्टर ख़त्म हो गया। उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आज उसी चैप्टर का एक नया पार्ट बनाने जा रहा हूँ। सो रेडी हो जाइए। टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसकी डेफिनेशन भी आप लोग जानते होंगे ज़्यादातर, क्योंकि ये बहुत छोटे ही क्लास से हमें बताया जाना शुरू हो जाता है, लगभग 7th ईयर से। तो रेस्पिरेशन हम कई कई मतलब कई प्रकार से पढ़ेंगे, कई जानवर्स, कई एनिमल्स, कई प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन होता है the process of releasing energy the process of releasing energy from the food the process of releasing energy from the food is called respiration। ठीक है, मतलब कि भोजन से एनर्जी का निकालना ही रेस्पायरेशन कहलाता है, हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं। और अगर हम केमिकली कहें तो द बर्निंग ऑफ फूड इन आवर स्टमक और इन द स्टमक और इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ एनी एनिमल्स, द बर्निंग ऑफ फूड एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम दैट बर्निंग फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ये भी कह सकते हैं। अब जैसे हम देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन into the cell, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste product like carbon dioxide and water from the body। मतलब कि रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का सेल्स के अंदर जाना और फूड के प्रेजेंस में, मतलब एयर के प्रेजेंस में फूड का जलना और रिलीज करना एनर्जी, उसके साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी एलिमिनेट करना कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। अब रेस्पिरेशन में जैसे रेस्पिरेशन देखिए, तो इसमें जो है ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का जलना और रिलीजिंग ऑफ एनर्जी का निकलना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। उसके बाद देखिए, रेस्पिरेशन के और कुछ इसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जैसे कि CO2 एंड वाटर बॉडी से निकलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन बना सकते हैं, फूड प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O प्लस एनर्जी। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं रेस्पिरेशन पे, जैसे कि रेस्पिरेशन इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू कीप एन ऑर्गेनिज्म लाइव। समझ गए होंगे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेस्पिरेशन इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। रेस्पिरेशन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हम अपने जीवन की सभी प्रोसेसेस को, ऑल द प्रोसेसेस इन आवर लाइफ, हम उसे एक्सीड कर सकें, उसे फीड कर सकें। ठीक है, उसके बाद देखिए एक टॉपिक होता है, देखिए रेस्पिरेशन मतलब भी होता है सांस लेना, ब्रीदिंग मतलब भी होता है सांस लेना। तो आप लोग ये बताइए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है, जो जो अपना मतलब अपने अपने थॉट्स होंगे अपने ऊपर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन पे, आप लोग खुद बताइए, मैं तो अपना बताऊंगा भी। तो देखिए जो रेस्पिरेशन होता है
वो तो मैंने बता दिया। और जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग मतलब ये होता है द इनटेक ऑफ एयर इन द बॉडी एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग। बस इतना ही ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग, इनटेक ऑफ एयर एंड रिलीज ऑफ CO2 इज नोन एज ब्रीदिंग। बस इतना ही है। लेकिन हमारा रेस्पायरेशन ये मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व होती है और ऑक्सीडेशन होता है फूड का। इसके बाद में हमारे सेल्स जो है वो एनर्जी, सेल्स में हमारे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो रेस्पायरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बल्कि जबकि ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, जो हम क्या बोलते हैं, सिर्फ हवा को अंदर लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। बस इतना ही है। देखिए, जो मेन पर्पस है हमारे रेस्पायरेशन का, द मेन पर्पस ऑफ रेस्पायरेशन इज रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सिंपल मॉलिक्यूल्स मतलब कि फूड से एनर्जी का रिलीज करना ही हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। मतलब रेस्पिरेशन का मेन पर्पस यही है। अब उसके देखिए, उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज स्टोर्ड। मतलब कि जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पायरेशन के थ्रू, वो स्टोर कैसे होती है। तो देखिए, जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पायरेशन के थ्रू, वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं नहीं बताने वाला, आप लोग को पता होगा क्योंकि बताया जा चुका है 9th में। तो आप लोग बताइएगा ATP का फुल फॉर्म बताइएगा। ये एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये हमारा ATP एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसका देखिए ATP के फॉर्म में हमारी एनर्जी तो रिस्टोर होती है, लेकिन एक दूसरा फॉर्म होता है ADP। देखिए, हमारी बॉडी तो स्टोर किए रहती है ATP के फॉर्म में, लेकिन हमारी बॉडी जो यूज़ करती है वो होता है ADP। हमारी बॉडी ADP के फॉर्म में यूज़ करती है एनर्जी को, लेकिन स्टोर होती है ATP के फॉर्म में। अब देखिए कैसे। ATP से जब एक फॉस्फेट निकल जाता है बाहर, तो ये बन जाता है ADP। तो इसे हमारी बॉडी अपने 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 लिए मतलब एनर्जी के लिए यूज़ करती है। और जब ADP में एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है ATP। तो हमारी एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। फिर देखिए मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ। द एनर्जी released during respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphates। देखिए, जो यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, यही ऐड हो जाता है ADP में। उसके बाद में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यही ऐड होता है ADP के साथ और बनाता है ATP, जो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है एनर्जी के फॉर्म में। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ। देखिए, ADP प्लस फॉस्फेट, ADP प्लस फॉस्फेट प्लस थोड़ी एनर्जी, वो भी जो रेस्पायरेशन से हमें थोड़ी मिलती है, तो ये हो जाता है। मतलब कि जैसे ये भी तो एनर्जी है, ये भी एनर्जी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन ये कुछ अलग तरह की एनर्जी, मतलब कुछ बची खुची हुई होती है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाती है। कुछ दूसरे तरह की, मतलब ADP ना होकर के, फॉस्फेट ना होकर के दूसरे प्रकार की एनर्जी, ये भी इसमें ऐड होकर के ATP का एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेती है। ये हाईएस्ट कंटेंट ऑफ एनर्जी होता है। हाईएस्ट एनर्जी लिखते हैं, ठीक है।
अब फिर देखिए, जब हमारे सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये एटीपी जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोक डाउन हो जाता है, पता है किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में। वाटर के प्रेजेंस में ये एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। अब देखिए, हमारी बॉडी एडीपी को भी यूज़ नहीं करती है, लेकिन पहले मैंने बता दिया था कि एडीपी यूज़ करती है, इसलिए बता दिया था क्योंकि पहले से ही बताया जा रहा है कि एडीपी और एटीपी को ही यूज मतलब हमारी बॉडी यूज़ करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एडीपी तो एक मॉलिक्यूल है बड़ा, लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी बाहर आती है। जो ये एनर्जी मैंने लिखी है इसको यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर द सेल्स। ये एनर्जी हमारे सेल्स के लिए यूज़ की जाती है। अब देखिए, अब आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन हो उसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, उससे समझाता हूँ फिर। जैसे ग्लूकोज, ये क्या है? एक फूड पार्टिकल है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है फूड पार्टिकल का। इसका जो है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, देखिए सेल में होता है रेस्पिरेशन, तो सेल के जो साइटोप्लाज्म है तो वहाँ पे होता है, वहाँ पे इसका ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है, इसी को भी बता दे रहे हैं। तो या इसके बाद ये फॉर्म करता है पायरुवेट। देखिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, पायरुवेट फॉर्म करता है, इसे हम पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं। अब देखिए ये तो साइटोप्लाज्म में हुआ, लेकिन अब यही चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया अपने नाम पढ़ा ही होगा क्लास 9th में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये इसका रिएक्शन होता है तो ये टूटता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। देखिए ATP ये होती है एनर्जी। ठीक है, ये होता है वाटर, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए ये एनर्जी ये स्टोर हुई है, भी तुरंत यूज़ के लिए नहीं हो जाएगी, ये स्टोर हुई है। अब इससे जब ये ब्रेक डाउन होगा वाटर के प्रेजेंस में फिर, तो ये ADP प्लस वाटर और प्लस एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा। तो वही एनर्जी जो निकलेगी वही यूज़ की जाएगी हमारी बॉडी के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका जैसा मन। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, अगर आप एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन में ये लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलना पक्का एकदम तय है। ठीक है, तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आइए हम देखते हैं दूसरा पार्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें होता है द रेस्पिरेशन, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन के, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे हम कहते हैं, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसा रेस्पिरेशन जो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो, उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखिए जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, वो जो है ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को इनटू एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड को, और रिलीज करता है एनर्जी को। जैसे इसमें जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कुछ तो ऐसा कोई ऐसा पार्टिकल रहेगा जो फूड पार्टिकल को ब्रेक तो करेगा। तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एक ईस्ट, आपने नाम सुना होगा 9th में, वो ब्रेक डाउन करता है फूड को इसमें एथेनॉल यानी अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज करता है एनर्जी। मैं भी इसका इक्वेशन लिख देता हूँ, ग्लूकोज, यहाँ भी वही फूड पार्टिकल एक मॉलिक्यूल,
ये टूट इसका ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये भी आता है पायरुवेट के फॉर्म में। इतना तो पूरा सेम है, यहाँ पायरुविक एसिड होगा, ठीक है। फिर यहाँ से इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे आएगा ईस्ट। ईस्ट आया तो जब ये ब्रेक डाउन करता है फूड को तो वो निकलता है एथेनॉल के फॉर्म में। वो होता है 2C2H5OH। ये होता है एथेनॉल का केमिकल नेम। और निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें बस 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल निकलते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल। जैसे कभी कभी देखिए हम दौड़ते रहते हैं, रनिंग करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो हमारे मसल्स में पेन होने लगती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो वहाँ पे हमारा एथेनॉल तो नहीं फॉर्म होगा, लेकिन वहाँ उसकी जगह पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल्स में पेन इवॉल्व करता है। देखिए जहाँ पे ईस्ट होगा वहाँ पे फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन आपने प्रोसेस सुना ही होगा। द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। देखिए ग्लाइकोलिसिस उसे कहते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ये होता है ग्लाइकोलिसिस। और फर्मेंटेशन मैंने बताया। तो देखिए हम लोगों के अंदर तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कहीं जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ ईस्ट फर्मेंटेशन जहाँ होता है वहाँ पे इथेनॉल, CO2 और 2 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर देखिए मैं उसका भी क्वेश्चन लिख देता हूँ, वरना आप लोग बोल सकते हैं। जो हमारे अंदर इन द एब्सेंस ऑफ होता है ऑक्सीजन, जैसे ग्लूकोज का होगा, पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, ठीक है, तो पायरुवेट बना। पायरुवेट के बाद देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। O2 यहाँ पे नहीं है तो हमारे मसल्स में हमारे यहाँ पे लैक्टिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP होता है। तो इसीलिए एनर्जी भी कम हो गई, ऑक्सीजन भी नहीं है, और यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी हो गया, तो हमारे मसल्स में पेन लगता है। जैसे हम दौड़ते रहते हैं तो हमारे मसल्स दर्द करने लगती है। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा रेसर्स को, जो मैराथन दौड़ते हैं, उन लोग आपने देखा ही होगा दौड़ते दौड़ते उन लोगों का कभी कभी पैर एकदम दर्द करने लगता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रेस्पिरेशन। अब आइए सिमिलैरिटी या डिफरेंस देख लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ O2 में होता है, ये इन द अब्सेंस ऑफ O2 में होता है। ये यहाँ पे फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, मतलब कि इनकम्प्लीट, पूरा ब्रेकडाउन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसमें वेस्ट कह लें या फिर जो लास्ट में निकलता है लास्ट प्रोडक्ट, इसमें होता है CO2 एंड H2O। इसमें जो है एंड प्रोडक्ट होता है, लास्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। वो होता है लैक्टिक एसिड या CO2 या इथेनॉल, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट है, ये हमारे लिए ये एक अच्छे अमाउंट में, एक गुड अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये लीस्ट अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। तो ये हुआ डिफरेंस, ठीक है, इसका एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये आज हम लोगों ने रेस्पिरेशन, सिर्फ रेस्पिरेशन टॉपिक अभी पढ़ा है। अभी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अभी फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमंस में। कई टॉपिक्स हैं अभी रेस्पिरेशन में, लेकिन हम आज इतना ही रहने देते हैं, टाइम बहुत हो गया है। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे अगले दिन। गुड लक।